ओके सो नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। और RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं जो अगर सफल रहा तो वो भारत को सामरिक, आर्थिक और भू राजनीतिक दृष्टि से एक बहुत मजबूत धरातल पर खड़ा कर देगा। जी हां, ये मैं बात कर रहा हूं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आखिर क्या है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के क्या क्या घटक हैं, भारत से ये प्रोजेक्ट, भारत की तरफ से अगर ये प्रोजेक्ट पूरा सफल हो जाता है तो भारत को इससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं और कुछ जगहों पर क्यों इस प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर RAS जंक्शन की ये सीरीज किसी भी तरह से आपको पसंद आ रही हो, आपकी मदद कर रही हो, तो RAS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल और RAS जंक्शन के वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ग्रेट निकोबार परियोजना देश के लिए वरदान है या खतरा है, यानी कि इज इट अ बून और इज इट अ बेन फॉर इंडिया। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, ग्रेट निकोबार जो जगह है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये भारत का एक तरीके से सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में ही है, इंदिरा पॉइंट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो परियोजना है, ये एक बार देखिए आप, ये एरिया दिखता कैसा है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब अगर इस परियोजना के बारे में बात की जाए तो इस मैप पे इस बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का मैप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये हिस्सा है। यहाँ पे ये 4 प्रमुख घटक इस परियोजना के तहत बनाए जा रहे हैं। घटकों पे अभी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन ये इस क्षेत्र में गैलेथा राष्ट्रीय उद्यान है, ऊर्जा संयंत्र गैलेथा बे है, यहाँ पर कैंपबेल बे, बे मतलब खाड़ी होता है ना, ऐसी जल राशि जो 2 बड़ी जल राशियों को जोड़ती है या 2 भूखंडों को अलग करती है, वो बे कहलाती है या बाइट कहलाती है। तो ये ग्रेट निकोबार है। ये जगह जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वन होते हैं, उनके लिए जानी जाती है। बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी है अंडमान निकोबार। लेकिन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये जगह सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर कंट्रोल्ड टूरिज्म की अनुमति है ना, कंट्रोल टूरिज्म यहां पर किया जाता है। अब भारत सरकार एक बड़ी ही महत्वाकांक्षी परियोजना, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट इस एरिया में बनाने के लिए लेके आई है, जिसका नाम है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अगर सफल रहा तो ये इंडिया को कई तरीकों से, कई मायनों में भारत को एक बहुत मजबूती प्रदान करेगा। आइए देखते हैं आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या। तो जो NGT है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने क्या किया है, रणनीतिक महत्व का हवाला देते हुए और पर्याप्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करते हुए 18,000 करोड़ रुपए के ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। एक्चुअल में हुआ क्या था, जब ये प्रोजेक्ट लाया गया था तो कई सारे पर्यावरण प्रेमी और ऑपोजिशन पार्टीज ने इसका विरोध किया था, ये कहते हुए कि जो प्रोजेक्ट है इसमें प्रॉपर EIA नहीं हुआ है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं हुआ है। EIA एक्चुअल में एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट हो जिसमें पर्यावरण को क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, एनवायरमेंट को कितना इंपैक्ट होगा, उसकी स्टडी की जाती है। उसकी पूरी की पूरी स्टडी, अध्ययन करके और फिर देखा जाता है कि प्रोजेक्ट क्या फिट है और या फिर अनफिट है, और उसके हिसाब से उसको क्लियरेंस मिलता है, यानी कि अनुमति मिलती है प्रोजेक्ट को बनने की। तो कई सारे जो है खेमों ने ये कहा कि इसको EIA फटाफट में हुआ है, ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड जहां पर सदाबहार वर्षा वन यानी कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट रहते हैं, ये उनको नष्ट कर देगा। यहां तक कि ये तक आ गया, वहां पे जो रहने वाली अंडमान निकोबार की जो लोकल ट्राइब है, जो जनजाति है, चाहे वो सोमपेन जनजाति हो, चाहे वो निकोबारी जनजाति हो, उनको भी विस्थापित करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट गलत है और इस प्रोजेक्ट से जिन उद्देश्यों को पूरा करने का सरकार का टारगेट है वो किसी दूसरे तरीके से भी पूरे हो सकता है। लेकिन NGT जो एनवायरमेंटल मामले इसको सुनती है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सही माना, रणनीतिक महत्व का हवाला यानी कि स्ट्रेटेजिक, सामरिक महत्व का हवाला देते हुए। तो ये 81,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसको अनुमति मिल गई है
और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुल होने के बाद जो इंडिया के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स होंगे इस तरीके के, उनके लिए एक मिसाल बनेगा। आप देखेंगे 166 वर्ग किलोमीटर जो है उसके एरिया में ये पूरी की पूरी विशाल प्रोजेक्ट या जो पूरा ह्यूज प्रोजेक्ट है वो बनेगा। इसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप को एक रणनीतिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। स्ट्रेटेजिक सेंटर भी बने और इकोनॉमिक सेंटर भी बने ग्रेट निकोबार, ये इसका एम है। हालांकि 166 में से 130 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का उपयोग और लगभग 10 लाख पेड़ों की कटाई शामिल है ना। लगभग 1 मिलियन पेड़ों को काटना पड़ेगा और 133 या 130 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वहां से फॉरेस्ट क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने इसके लिए ऑल्टरनेटिव प्लांटेशन यानी कि जितने पेड़ कटेंगे उतने पेड़ किसी दूसरी जगह पर लगाने का आश्वासन दिया है और वादा भी किया है। अब इस प्रोजेक्ट में आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है लगभग 910 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यही भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट वो भी स्थित है और वो एक प्रमुख आर्थिक और रक्षा केंद्र के रूप में विकसित अब होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस जो परियोजना है, जो प्रोजेक्ट है, इसका उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक प्रवेश द्वार में बदलना है। हम देख रहे हैं जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, भू राजनीतिक जो परिदृश्य है वो बहुत तेजी से बदल रहा है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से युद्ध चल रहा है। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने से ज्यादा हो गए। अमेरिका, ईरान, इजराइल, इसने भारत में नहीं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एलपीजी का संकट पैदा किया है, ऑयल एंड पेट्रोल का संकट पैदा किया है और ऐसी स्थिति में हर देश कि वहां पर ऊर्जा का जो सप्लाई है वो डिसरप्ट नहीं है, उसके लिए अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है। ऐसे रास्ते तलाश रहा है जहां से वो इस प्रकार की भविष्य में अगर कोई स्थिति बन जाए तो उससे खुद को इंश्योर कर सके, खुद को बचा सके। तो ये प्रोजेक्ट इस मामले में भी भारत को हेल्प करेगा, मदद करेगा। अब इस परियोजना में 4 प्रमुख घटक हैं, इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी। टाउनशिप मतलब क्या होता है, एक एरिया है जहाँ पे घर वगैरह होंगे और यहाँ पे काम करने वाले जितने भी एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स हैं वो सब यहाँ रहेंगे। वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल, सारी फैसिलिटीज होंगी। तो लगभग 149 यानी कि लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलेगा। इसमें आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स और सिक्योरिटी सुविधाएं सब की सब शामिल होंगी। इसका उद्देश्य इस आइलैंड पर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। दूसरा घटक टाउनशिप के बाद है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये। दक्षिणी छोर पर स्थित गलाथिया खाड़ी में इसका प्रस्ताव रखा गया। अभी हमने देखा था गलाथिया बे, अभी आगे वापस देखेंगे मैप में, वहां पे बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत को एक प्रमुख समुद्री लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जो बैक एंड में जो भी काम हो रहा है, सप्लाई वगैरह का जो भी काम होता है, रसद जिसको अपन लोग कहते हैं, उससे संबंधित। तो इंपॉर्टेंट इंडिया जो है वो हिंद महासागर वाला है जो क्षेत्र है, यहाँ पे अंडमान सागर, अंडमान सी वाला जो बेल्ट है, वहां पे इंडिया खुद को एक इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है। ये जो एरिया है ये थोड़ा एनवायरमेंटल के हिसाब से सेंसिटिव है, संवेदनशील है। यहाँ पे लेदरबैक टर्टल यानी कि कछुओं के घोंसले बनाने के स्थल और गैलेथिया नदी के बहिर्वाह के लिए जाना जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। लेदरबैक कछुओं के घोंसले बनाने के लिए, और यहाँ पे नदी कौन सी आती है, गैलाथिया नदी। फिर तीसरा है नागरिक और सैन्य हवाई अड्डा। यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनेगा। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर जीरो से शुरू होता है उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं, और किसी ऑलरेडी एक चीज को तोड़कर वहां पे नया बनाया जाता है उसको ब्राउनफील्ड कहते हैं। तो यहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री एयरपोर्ट्स बनेंगे। बंदरगाह के पूर्व में दोहरे उपयोग वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, मल्टीपल यूज होगा। यह आईएनएस बाज नौसेना हवाई अड्डे के बाद दूसरी हवाई सुविधा होगी, और इसके लिए भूमि अधिग्रहण वगैरह सारा किया जा चुका है। और चौथा जो कंपोनेंट है वो है यहाँ पे एक बिजली संयंत्र। यहाँ पे गैस एंड सोलर बेस्ड प्लांट बनाया जाएगा, और आप देखेंगे 400 मेगावाट क्षमता वाला ये संयंत्र होगा जो कि गैस और सौर ऊर्जा पर आधारित होगा। एरिया इसके लिए 0.39 वर्ग किलोमीटर चाहिए, और इसका उद्देश्य यहाँ पे जो बस्तियां और जो बुनियादी ढांचे के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, यानी कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को खुद ही जो है पूरी करेंगे यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करके या जनरेट करके। तो 4 प्रमुख घटक है जो हमने यहाँ पे देखे। सबसे पहले एक एकीकृत टाउनशिप बनेगी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप, जहाँ पे आवासीय हो, चाहे वहां पे आप देखेंगे सुरक्षा संबंधी हो, लॉजिस्टिक संबंधी हो, सारी चीजें बन जाएंगी। दूसरा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा,
जिससे इंडिया एक समुद्री लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बने, ये वाला क्षेत्र। तीसरा, यहां पर एक मल्टीपल या ड्यूअल यूज एयरपोर्ट बनेगा जिसका दोहरे उपयोग होंगे नागरिक और सैन्य हवाई अड्डे के तौर पर। और चौथा, यहां पे सौर और गैस पर आधारित 450 मेगावाट की क्षमता का एक बिजली संयंत्र भी बनेगा। ये 4 घटक वाला जो पूरा प्रोजेक्ट है, इसी को कहा जा रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। काफी टाइम से न्यूज में है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है ऊपर। यहां पे गलाथिया बे है, गलाथिया की खाड़ी जिसको कहा जाता है। ये यहां पर बन रहा है इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या टर्मिनल। तो ये वाला एरिया है गलाथिया बे के पास वाला, यहां पे टर्मिनल बनेगा जहां से लॉजिस्टिक्स का काम होगा, जो भी जहाज जाएंगे उन सब के लिए। ये वाला पूरा का पूरा एरिया है जो प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए इस एरिया को क्या कर रहे हैं, हमने देखा था लगभग 166 वर्ग किलोमीटर का एरिया, जो जहां से 130 वर्ग किलोमीटर में 10 लाख के आसपास पेड़ काटे जाएंगे। और बेल्ट एक्चुअली ये वाला एरिया जो क्लियर करने के लिए ये परियोजना प्रस्तावित है और अब ये काम इस पर शुरू होने ही वाला है। अब अगर इस परियोजना के फायदों की बात किया जाए तो सबसे पहले देखिए, जो ग्रेट निकोबार है ये मलाका स्ट्रेट के साथ जो है सबसे नजदीक स्थित भारत का क्षेत्र है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का एक इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग है। तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है मलाका स्ट्रेट, और उसके पास ग्रेट निकोबार जो है वो लोकेटेड है। यहां से लगभग एक साल में 94,000 जहाज गुजरते हैं इस बेल्ट से, और वैश्विक स्तर पर व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का 30% और विश्व के समुद्री तेल व्यापार का 1/3 हिस्सा है। अब आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट आर्थिक शब्द क्यों यूज में आ रहा है। आर्थिक के साथ आज की तारीख में आप सामरिक या रणनीतिक शब्द भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो इकोनॉमिक्स ही तय करता है। तो यहां से 30% तो व्यापार की जाने वाली वस्तुएं वैश्विक स्तर की, ग्लोबल लेवल की, और जो समुद्री तेल व्यापार हो रहा है उसका 1/3 यानी कि लगभग 33% हिस्सा जो यहां से इस एरिया से निकल रहा है। फिर आप देखेंगे यह स्थान भारत को हिंद प्रशांत समुद्री गतिविधियों में एक रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। इंडिया इज एट एन पोजीशन ऑफ एडवांटेज। भारत को ये क्या दे रहा है, एडवांटेज दे रहा है, जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर के यहां पर जितनी भी गतिविधियां हो रही है, स्पेशली आर्थिक हो चाहे सामरिक हो, उस मामले में, और इंडिया अपने इस बेनिफिट का क्या करना चाहता है, फुल लाभ उठाना चाहता है। और गलत भी नहीं है, इंडिया को बिल्कुल ऐसा करना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से गवर्नमेंट जमीनी स्तर पर उतारती है। हालांकि कई जगहों से विरोध हुआ है, लेकिन सभी विरोधों को गवर्नमेंट की तरफ से सही आंसर देकर शांत कर दिया गया है। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे थिंक एंड कमेंट का क्वेश्चन पूछा था, हंता वायरस से बचाव के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास होने चाहिए। सबसे पहला 2 आंसर आज मुझे अच्छे लगे, दोनों आंसर्स बहुत अच्छे हैं। तो पहली बार मैं इसमें 2 आंसर्स लेके आया हूं। एक आंसर नेहा का है, इन्होंने बोला स्ट्रिक्ट सर्विलेंस होना चाहिए, निगरानी होनी चाहिए एयरपोर्ट्स पे, बंदरगाहों पे, सैनिटाइजेशन होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस का, अर्ली इंटरवेंशन एंड डायग्नोस्टिक, फटाफट पता लगाए सरकार किसको किसको हुआ इन्फेक्शन, और चौथा रोडेंट कंट्रोल मेजर्स, चूहों वगैरह को रोडेंट कहा जाता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पे खाना स्टोर होता है, इन एरियाज में क्या किया जाए, रोडेंट कंट्रोल के लिए उपाय किए जाए। वेल डन नेहा को। दूसरा अच्छा आंसर मुझे लगा है सनुजा का। इन्होंने क्या लिखा है, तो शुरुआती निदान के लिए टेस्टिंग किट और प्रयोगशालाओं की सुविधा, लेबोरेटरीज होनी चाहिए जैसे कोरोना के टाइम, और टेस्टिंग किट्स होने चाहिए। लोगों को इस बीमारी के लक्षणों और इसको फैलने के कारणों के बारे में जानकारी देनी, यानी कि पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को बताना होगा बीमारी के लक्षण क्या है, फैल कैसे रही है और बचाव कैसे किया जा सकता है। और तीसरा उन्होंने बोला है प्रभावित क्षेत्रों में नियमित निगरानी और दवा की व्यवस्था करना। दोनों का आंसर बहुत अच्छा है, वेल डन आप दोनों को। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा एपिसोड है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। मुझे लगता है ये आपको अलग अलग एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन इसके आसपास घूमते हुए खूब सारे दिखेंगे। और इस पे मेरा थिंक एंड कमेंट का आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि इस ग्रेट निकोबार परियोजना से भारत को होने वाले सामरिक, आर्थिक एवं भू राजनीतिक लाभ आपको लिखने हैं। ध्यान रखिएगा 3 से 5 पॉइंट्स तक अपना आंसर लिखें। जो आंसर सबसे इफेक्टिव और सबसे बेहतर मुझे लगा उसे मैं अगले एपिसोड में आरएस जंक्शन के आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन की सीरीज को आप बेहद प्यार दे रहे हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से अपनाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये किसी भी तरीके से आपको पसंद आ रहा हो, एग्जाम्स की तैयारी में हेल्प कर रहा हो, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने फ्रेंड्स के साथ या वो लोग आपके जान पहचान के जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर
जरूर करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।